अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम राब्ता में मैं हूँ आपके साथ सिद्रा जाफरी। प्रोग्राम हैं आमना शेख, प्रोग्राम निगरान हैं लियाकत शेख। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक चिश्ती। सामीन, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 021992322096। सुन रहे हैं आप अवामी मसाइल का प्रोग्राम राब्ता। इसमें ना सिर्फ हम अवामी मसाइल पर बात करते हैं बल्कि उनके हल तलाश करने की भी कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ शख्सियात को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। आज हमारा ज़ेरे बहस जो मौजू है उस हम बात करेंगे नौजवानों में खुद एतमादी की कमी। स्पीकर से मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन यहाँ लेंगे मुख्तसर से ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। जी सामीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद, और आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें 021992322096 पर। बात करने जा रहे हैं आज हम नौजवानों में जो खुद एतमादी की कमी होती है, क्यों होती है, किस तरह से हम उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में किस तरह से चेंज ला सकते हैं ताकि वो तरक्की के रास्तों पर गामजन हो सकें। इसी पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं अयाज मोर्स, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लिखते भी हैं नौजवानों के लिए, और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और जितनी भी हमारी यूथ है उनकी ट्रेनिंग्स के हवाले से भी काम करते हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल अयाज, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अयाज, सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसी भी सोसाइटी के हवाले से, किसी भी माशरे की तरक्की के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उसमें नौजवानों को बड़ा अहम किरदार होता है, और जब हमारे नौजवानों में खुद एतमादी की कमी हो तो चाहे जितना भी टैलेंट हो, जितनी भी स्टडीज़ हो, वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले तो मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है ना सिर्फ नौजवानों के लिए, हर इंसान में खुद एतमादी के होने का। बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल है, और ख़ास तौर पर जिस हम तनाज़ुर में बात करें पाकिस्तान की, जिसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और ऐसे नौजवान जिनको हम कहते हैं हमारी कौम का एहसासा है, हमारा मुस्तकबिल है, जिन पर हमारी जो है कौम की तरक्की का इंसार है, जिनको हम समझते हैं कि ये हमारा वो कीमती एसेट हैं जिसने हमें लीड करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नौजवान जो हमारा एहसासा है, जो हमें लीड करेंगे, जो हमें गाइड करेंगे, जिनसे हमारी बड़ी तवक्कुआत हैं, वो कितना तैयार है। कौम का मुस्तकबिल जिनके कानों पर है। तो वो हमें इस नज़र से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने जैसे आपने जिक्र भी किया कि नौजवानों में टैलेंट की बात करते हैं, उनमें सलाहियतों की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, तो हम सारी चीज़ें कहते हैं कि हमारा नौजवान मेहनती भी है, बासलाहियत भी है, सब कुछ है, लेकिन जो सबसे इसके बावजूद वो कामयाब क्यों नहीं है, वो दुनिया से मैच क्यों नहीं करता। अच्छा, यहाँ जो एक सबसे पहला तो पैरामीटर ये हमें ये देखना है कि जो यूथ हम जिसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो यूथ बड़ी डाइवर्स यूथ है। ठीक है। एक वो यूथ है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आ रही है, लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रही है, वो यूथ है जो कि जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, गांव से है या छोटे शहरों से है, जिसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक वो यूथ है जिसका ड्राइवर जो है बाहर वेट कर रहा है कि उसने कैंपस जाना है, और क्लास से बिल्कुल, और उसको जो है वो कोई फिक्र नहीं है, पढ़ना नहीं है, और घर वाले सिर्फ उसको ये कहते हैं कि भाई तुमने और कुछ नहीं करना, तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं है, तुमने सिर्फ पढ़ना है, और तुमने जो है वो ये बिज़नेस संभालना है, ये चीज़ें। तो इतनी डाइवर्स यूथ है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, तो जब हम इनको देखते हैं तो इनके डिफरेंट चैलेंजेस हैं, हर किसी के मसाइल जो हैं वो फ़र्क हैं, दूसरों से वेरी करते हैं। एक और चीज़, जब हम नौजवानों की सलाहियतों का, स्किल का जो है मुवाजना करते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम अब नौजवान को कंपेयर किससे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये बड़ा इशू होता है कि हम बच्चों को, नौजवानों को ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ये कितना सलाहियत है, उससे ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी किससे कम है, ये नहीं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें आलमी मेयार देखना है। ठीक है, हमें किसी गांव के, मोहल्ले के, या किसी वो अपने चचा ताया के जो हमारी फैमिलीज में होता है कि उसके बच्चे को देखो, उससे नहीं, हमें ये देखना है कि क्या हमारा नौजवान, चाहे वो इंटीरियर सिंध से है, इंटीरियर पंजाब से है, KPK से है, बलोचिस्तान से है, शहर से है, कहीं से भी है, क्या वो इस काबिल है कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके, या आलमी सतह के नौजवानों के साथ बैठकर उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर सके जिस पर दुनिया बात कर रही है। तो अगर हम ये पैरामीटर रखेंगे तो उसके मुताबिक हम देखें कि हमारा नौजवान बहुत पीछे है।
ठीक है, बिल्कुल अयाज, आपने कहा कि हमें कंपैरिजन करना बजाय इसके कि हम इलाके मोहल्ले या फैमिलीज में, अक्सर हमारे यहाँ सोसाइटी में देखा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसका कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, और शायद पेरेंट्स भी, फैमिली भी इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारी सोसाइटी में, उनको नहीं पता कि इस कंपैरिजन की बेस के ऊपर उसकी शख्सियत कितनी ज़्यादा वीक हो रही है। ठीक है, तो वो अपने आप को जज भी फिर उस कंपैरिजन में कर रहा होगा। फैमिली में कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो पेरेंट्स कहेंगे कि देखो उनका बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो हम चाहते हैं आप भी डॉक्टर बने, बजाय इसके कि आप देखें कि वो किस सलाहियत के साथ पैदा हुआ है, उसमें क्या टैलेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने जो है आलमी मयार को देखते हुए, क्योंकि हम ना सिर्फ इस माशरे का हिस्सा हैं, हम बाहैसियत पाकिस्तानी शहरी, हमारी जिम्मेदारी, हमारा किरदार है, और हर नौजवान जो है इस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर शख्सियत में खुद एतमादी की कमी ना हो तो वही नौजवान या वही बच्चा आगे चल के एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि आपने पहले भी ये सवाल किया था कि जो एतमाद की कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए। अच्छा, मैं अपने बारे में लेकिन अयाज, अगर हम एक बात करते हैं, हम इस पर तो बात करेंगे कि खुद एतमादी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले बात करने की जरूरत है कि खुद एतमादी की कमी अगर किसी बच्चे में या किसी नौजवान में है तो उसकी अलामात क्या होंगी, क्योंकि हमें ये भी तो पहचानना जरूरी है। पहले तो उसे डायग्नोज करना जरूरी है कि आया कि इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप जानते हैं कि किस तरह के जो है वो मसाइल होते हैं जब ज़हनी सेहत के हवाले से। एक तो एजुकेशन की बहुत कमी है हमारे यहाँ, बहुत फुकदान है कि ज़हनी सेहत के हवाले से इस तरह के मसाइल जो हैं वो पेरेंट्स को बहुत आगाही होना ज़रूरी है। हम स्कूल्स की बात करते हैं, हम टीचर्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वालिदैन को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन उनका होता है। स्कूल में एक मखसूस वक्त के लिए बच्चा जाता है और उसके बाद जो है वो ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और पेरेंट्स से हम ये आर्गूमेंट भी सुनते हैं कि जी हम जो है वो इनकी देखभाल के लिए काम करें या हम जो है इनको वक्त दें। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस वो स्टार्ट होती है फैमिली से। अगर वालिदैन को ये पता होगा कि हमारा बच्चा जो है वो उसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, पहली चीज़ ये है कि वो बच्चा शाय होगा। एग्जैक्टली सही। अच्छा, उसमें अक्सर हम वो कहते हैं कि जी ये बच्चा ये बोलता ही कम है, ये ऐसा ही है, तो वो क्या वजह है? क्या आपने उसको कहीं ऐसे मौके पर डांटा है? बिल्कुल। क्या आपने किसी ऐसे मौके पर उसको जो है वो लोगों के सामने इंसल्ट की है उसकी? आपने उसको जो है वो कोई ऐसा काम दिया है जो उसकी शख्सियत के मुताबिक नहीं है? देखिए, हर बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसकी सलाहियत, उसकी खूबियाँ, उसका काम, उसकी ज़िंदगी का मकसद दूसरे से मुनफरद है। बिल्कुल, और इंसान ही मुनफरद होते हैं। तो हम अगर ये चीज़ सोच लें कि ये अगर हमें पता चल जाए कि देखें हर बच्चे की एक कैपेसिटी, उसकी सलाहियत फ़र्क है, तो फिर हम उससे काम भी मुख्तलिफ तरह का तवक्को करते हैं। अगर एक बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी मैथ में अच्छा हो। एक बच्चा जो है वो अगर सिंगिंग में अच्छा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में भी अच्छा हो। एक बच्चा जो इंग्लिश में अच्छा है वो हो सकता है उर्दू में कमज़ोर हो। तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट था ये इसीलिए आया कि हम हमारे यहाँ, क्योंकि वो जो एक मखसूस सिस्टम है कि हम नंबर पे सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, वो ख़तरनाक है। और एग्जैक्टली यार, बड़ी अच्छी बात आपने की कि हम अक्सर यहाँ देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, मतलब हमारे जो वालिदैन होते हैं, मेरे ख्याल से शायद हम अपनी भी लाइफ को अगर शेयर करें ना, एक मजे की यहाँ बात बताऊँ, वालिदैन का सबसे, मैं वालिदैन को यहाँ पर वो क्या कहते हैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन भी सुन रहे होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि शायद हम उनके किरदार की नफ़ी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं थे जितने हम हैं। अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम, इतना पता नहीं था। लेकिन एक शौर की, आपकी भी ज़रूर, आपके भी वालिदैन में और मेरे भी वालिदैन ने ये चीज़ देखी थी कि एक शौर ज़रूर था। उन्होंने हमें वो उस तरह का माइंडसेट ज़रूर दिया कि जो आप करना चाहते हैं, जो भी काम करें वो अच्छी तरीके से करें। वालिदैन का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर मुस्तकबिल हासिल करें। बिल्कुल, उनका मकसद यही और माशरे में बेहतर इज्जत हासिल करें। और बेहतर इज्जत हासिल करने का हमारे यहाँ मकसद ये होता है कि वो फाइनेंशियली बेहतर हो। बिल्कुल। तो वो हम उस डब्बे में जो है वो बच्चों को बंद कर देते हैं कि अच्छा ये बड़ा होगा, ये एक जॉब लेगा, उससे ये पैसे लेगा, इसका माशरे में नाम होगा, हम इज़्ज़त के साथ रोटी खाएंगे और हम दुनिया को कह सकेंगे कि देखो हमने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक बच्चे की इनकम को उसकी शख्सियत के साथ जोड़ देते हैं और उसको महदूद कर देते हैं। कुदरत ने उसको इससे ज़्यादा जो है वो ब्लेस किया होता है। आपने उस ब्लेसिंग को अंडरस्टैंड करना है। सिलसिला रोज़गार होना ज़रूरी है,
लेकिन उसके साथ साथ उसकी शख्सियत जो है वो उसका एक इंसान होना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अयाज, एक्चुअली बात ये है ना कि कसूरवार तो शायद वालिदैन भी नहीं है, कुछ सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल हमारा ऐसा ही, ऐसा है, कुछ बिल्कुल ऐसा ही। चैलेंजेस हमारे माशरे के इस तरह के हैं कि अगर हम तालीम भी हासिल करते हैं तो हम तालीम हासिल नौकरी के लिए करते बिल्कुल हैं ऐसा असल ही। में, कि हम तालीम हासिल करेंगे, हमारे पास डिग्री होगी, क्यों? क्योंकि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, हमारी इनकम अच्छी हो और हमारा सर्वाइवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ने के लिए इल्म हासिल करें और हम एबिलिटीज़ सीखें, हम ट्रेनिंग्स लें, हम अब कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो मेरे ख्याल से आगे जब आप बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल हालात खुद ही बिल्कुल बेहतर होंगे, रोजगार आपके पास खुद चल कर आएगा। सामीन, यहाँ पर हम एक लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। पेरेंट्स कैसे पहचाने? पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि हम जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है तो शायद इतनी अवेयरनेस सोसाइटी में नहीं है कि हम नौजवानों में खुद एतमादी की कमी की बात करें। क्यों हम इस पर बात करें? ये मौजू क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और बहुत इसकी अहमियत है, क्योंकि आपने शुरू में ज़िक्र किया कि नौजवान हमारे मुस्तक़बिल का सरमाया है और हमारा मुस्तक़बिल उनसे वाबस्ता है। और कहते हैं किसी भी कौम का आपने अगर चेहरा देखना हो तो वो नौजवान है। तो अगर हमारा चेहरा खूबसूरत ना हो तो देखिए फिर वो हमारा इमेज क्या दुनिया के सामने जो है वो आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों पे बात करें, नौजवानों के से साथ जुड़े हर उस मसले पर गुफ्तगू करें जो उनकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों को पहले समझा जाए। हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हमें उनसे ज़िंदगी का ज़्यादा तजर्बा है, लेकिन उनके जो चैलेंजेस हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है और उन पर बात करना, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के मौज़ूआत जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए एक जनरेशन गैप जो है ना वो बहुत बड़ा जो है वो एक इशू है। दूसरा ये कि जिन मौज़ूआत पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं या जो मसाइल आज हमें हैं नफसियाती तौर पर, समाजी तौर पर, सोशली जो हमारे इश्यूज़ हैं, बिल्कुल जो सोशल मीडिया की स्ट्रेस है और बहुत सारे गैजेट्स हैं, लाइफस्टाइल टॉपिक की तरफ आई थी कि आपका इंटरेक्शन जो है वो स्पेशली यूथ के साथ है ना, आप समझे यूथ एक्टिविस्ट हैं, यूथ लीडर हैं, यूथ की ट्रेनिंग करते हैं। हमारी नौजवान नस्ल खड़ी भी कहाँ है? अगर हम अपना जायज़ा लें आज पाकिस्तान में, हम अगर बात करें हमारी यूथ कहाँ पर खड़ी, हम कहाँ फॉल करते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने शुरू की सिचुएशन पे बात की थी कि अगर हम आलमी सतह पर अपने नौजवानों को कंपेयर करें तो हमारा नौजवान बहुत पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ का हमें साथ इंटरनेशनल बिल्कुल, हमें मैंने वही तो कहा ना कि हम क्या करते हैं कि जी देखिए जी फ़लाने का बच्चा, वो हमें वो करना ही नहीं है। देखिए एक UNDP की रिपोर्ट है जिस पर जो है वो बहुत ही तफसील के साथ उन्होंने नौजवानों के मसाइल और नौजवानों की सूरत हाल पर ज़िक्र भी किया है। मेरा इसी पे मैंने एक तफसीली आर्टिकल भी लिखा है, नौजवान मुस्तकबिल के मामार लेकिन क्या है ये तामीर के लिए तैयार। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़ा माइंडसेट का जो इशू है, आपने भी इंटरेक्ट किया होगा, नौजवानों से पूछा होगा आजकल क्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी हमने क्या करना है, हमारी तो कोई सोर्स ही नहीं है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है, जिंदगी है, बिल्कुल। और वो जी हम क्या करें, हमें तो हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। भाई देखिए ये सारी एक्सक्यूज़ेज़ हैं। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठे हूँ, हमारी कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं थी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी। हम सब अपनी एफ़र्ट की है, अपनी जो है वो मेहनत की है और आज हम यहाँ पर पहुँचे। सबसे बड़ा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो मेरे ख्याल में घर से शुरू होता है। जब वालिदैन बच्चों को डिस्करेज करते हैं, उनके टैलेंट्स को नहीं देखते, जब वालिदैन उनका कंपैरिजन करते हैं और उन्हें डांटते हैं, देखो तुमसे नहीं होगा, फ़लाँ को देखो, तो आप वहाँ बच्चे का एतमाद जो है वो वहीं पर ख़त्म कर रहे होते हैं। आप बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। आप पहले 5 से 7 बिल्कुल, आप 5 से 7 साल, हम क्या करते हैं 20 साल तक बच्चों कहते हैं बेटा तुमने कुछ नहीं करना, तेरा बाप जिंदा है। अब जब वो 20-25 साल के बाद लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर पड़ती है, तो उससे पता लगता है कि अच्छा लाइफ तो जो है वो मैं सोच रहा था वो वैसी नहीं है। और देखिए वालिदैन ने सारी ज़िंदगी उनके साथ नहीं रहना होता, इसलिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है ख़ास तौर पर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही देना सिखाएं, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में छोटे छोटे फैसलों में लेकर आए। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारा काम नहीं है, तुम साइड पे हो जाए, छोटे छोटे आप क्या कहते हैं, हम बच्चों को सबसे बड़े देखिए ना, पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, बच्चे उनको देख रहे होते हैं कि अच्छा गुस्से में, मुश्किल वक्त में मेरा बाप जो है वो, मेरी माँ कैसे रिस्पॉन्ड करती है, मेरे वालिदैन आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हम जो टीम वर्क सिखा रहे हैं, हम निगोशिएशन स्किल्स सिखा रहे हैं, हम ये जो मैनेजमेंट स्किल्स सिखा रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग सिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके सीख रहे हैं, ये घर से सीखते हैं। छोटे छोटे फैसले कैसे लेने हैं, स्ट्रेस को कैसे फेस करना है, शेयरिंग कैसे करनी है। आजकल आप देखिए लोग बड़े जो है वो सेल्फ
अब जो उनका अपना इतने सेल्फिश हो गए हैं कि वो अपनी कामयाबी अपॉर्चुनिटी दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल, एक जेलसी का एलिमेंट बड़ा बिल्कुल, आ जाता है तो कि वो हम अगर किसी क्यों को शेयर करेंगे तो हमें नजर लग जाएगी, वो हमारी कामयाबी में आड़े आ जाएगा। तो बहुत सारे माइंडसेट्स हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और हमारा जो नौजवान है वो बहुत परेशान है, सच्ची जो बात है। क्यों? जॉब नहीं है, परेशानी, तालीम हासिल करके डिग्रीज लेकर हाथों में तलाश में है नौकरी के, नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, बिल्कुल सही। इस वजह से डिस्ट्रेस है। हमारी सोसाइटी के जो चैलेंजेस है, गुर्बत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, खुद एतमादी में कमी लाने की वजूहत ये भी, अगर कहीं ना कहीं बच्चा फैमिली से कॉन्फिडेंट होकर निकलता भी है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर निकलता भी है कि मैं जाके फेस करूंगा, लेकिन बाहर के स्ट्रेसर्स उसको इतना वीक कर देते हैं कि वो मायूस होकर बैठा होगा। हमारे प्रोग्राम हमारी यूथ भी सुन रही होगी, तो मैं ये कहती हूँ हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ो। बिल्कुल ऐसे जी। यहाँ एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि टेक अ विलेज टू क्या कहते हैं उसको, बच्चे की तरबियत करने के लिए एक पूरा गांव चाहिए होता है। वो बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश कोटेशन है कि सिर्फ वालिदैन का, घर का, स्कूल का नहीं है, पूरा माशरा होता है। exactly. और जब तक माशरे की कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी, हम नौजवानों को बेहतर तौर पर जो है वो डेवलप नहीं कर सकेंगे। देखिए, उनको जब तक आप घरों में छोटे जो डिसीजन मेकिंग हमने कहा है कि फ़ैसला साजी में उन्हें आप हिस्सा नहीं शामिल नहीं करते, आप प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें शामिल नहीं करते। दूसरा, सबसे बड़ा, जब आप उनको सोशली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, नौजवानों को सबसे बड़ा जो इशू होता है कि आप उनको शनाख्त नहीं करते, उनकी सलाहियतों को पहचानते नहीं है, उनको क्रेडिट नहीं देते। तीसरी ये है कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में यंग लोगों को जब तक नहीं इन्वॉल्व करेंगे, समाजी और सियासी जो है वो कामों में नौजवानों की अहमियत, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उनको डिसीजन नहीं दिए जाएंगे, वो अपनी सोच, अपने वक्त, अपने चैलेंजेस के मुताबिक डिसीजन नहीं लेंगे, फ़ैसले नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो उनके लिए यूँ ही लगेगा कि जैसे वो कहेंगे कि नहीं, हमें मौके नहीं मिलते। तो हमें इन्वॉल्व करना है, उनको सिखाना है, उनको ये बताना है कि उनकी प्रेजेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी लिए अहमियत रखते हैं। अगर ये चीज़ें हम करते हैं, डेफिनेटली देखिए इसमें वक्त लगता है, ये कोई ऐसा वक्त नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आज करें और कल हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, वो ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आपको छोटे छोटे फ़ैसले घरों पर लेते हैं, फिर स्कूल्स आते हैं। उनका इंपॉर्टेंट रोल्स होता है कि वो शख्सियत की किरदार साजी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। सिर्फ सिलेबस, नंबर और ये चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ जो है वो आपने उसकी किरदार साजी जो है वो उसकी डेवलपमेंट में बहुत किरदार करना है। देन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इदारों का बहुत बड़ा किरदार है। मैं यही कहती अयाज कि सिर्फ फैमिली का नहीं, हम बच्चे, हमारे बच्चे कितना टाइम स्कूल, कॉलेज, जो भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी किरदार साजी, उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं, उनका रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी किसी ज़माने में, खैर हम इतने पुराने तो नहीं हैं, मैं वैसे उन लोगों की जो कहानी हमारे बुजुर्गों की या दूसरे जो हमारी पिछली जनरेशन है उनकी बात करी कि जब स्कूल से आते थे तो तालीम और तरबियत के साथ एक लफ्ज़ मुकम्मल हुआ करता था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा लैकनेस नज़र आती है। अगर हम अपने बच्चों को देखते हैं, अपने सराउंडिंग में अपनी यूथ को हम देख रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो है ना स्ट्रेसर्स लेकर आ रहे होते हैं स्कूल कॉलेज से। क्या स्ट्रेस है जी? एग्ज़ाम होने वाले, एग्ज़ाम की तैयारी है, और इतना हावी कर लिया उस एग्ज़ाम को कि पेपर है और पेपर में इतना कुछ आ गया। अक्सर हमने देखे सुसाइड केसेस भी सामने आते हैं, हमारे बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं एक स्टडी का बोझ लेकर। फिर हम देखें इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हैं जी, फेस करने की जी हिम्मत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस जो है उनमें कम है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि आपकी जो एकेडमिक लाइफ है उसमें आपकी पर्सनालिटी इतनी ग्रूम हो जानी चाहिए। आपके जो टीचर्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार है कि बच्चे जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएँ तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किल ना हो। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सही। ये तो जो जैसे हमने पहले जिक्र किया है कि ये आप जब तक घरों पे से, स्कूल से नहीं ये सिलसिला शुरू करेंगे तो बच्चे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए बहुत मसाइल होंगे। असल चीज़ क्या है कि हम ये देखें कि बच्चों को उनकी, जब हम तरबियत साजी की बात करते हैं, ये जो प्रेशर की, सुसाइड की बात कर रहे हैं आप, ये कहाँ से आया है? ये फैमिली से आया है, ये माशरे से आया है कि उसने जो है वो इतने नंबर लिए तो आपको भी लेने हैं। वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि देखिए हर बच्चे की एक अपनी जो है वो कैपेसिटी है, अपनी शख्सियत है, उसकी अपनी सलाहियतें हैं। अगर वो उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं करता, ये अगर पेरेंट्स को नहीं पता तो फिर ये स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो, टीचर्स की जिम्मेदारी है। टीचर्स को पता होना चाहिए, अच्छा ये बच्चा इस सब्जेक्ट में थोड़ा वीक है और ये इसकी जो है वो सलाहियत, तो वो पेरेंट्स को गाइड करे कि देखिए कोई बात नहीं है, आपका बच्चा जो है वो इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, लेकिन ये सब्जेक्ट इसका बहुत अच्छा है।
तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है, वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं भी यही बात कहने वाली थी कि टीचर्स हमारे को, teachers प्रिंसिपल्स को बहुत ज़रूरत है Exactly. कि वो बच्चों को पेरेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो है वो टीचर जो है वो पेरेंट्स को ऐसे रिमार्क्स देते हैं बच्चों के बारे में कि पेरेंट्स वो फाइनल रिमार्क्स समझते हैं, और बच्चा वही जब पेरेंट्स आकर घर पे रिपीट करते हैं कि तुम्हारे टीचर ने ये कहा, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो पढ़ नहीं सकते, तो वो बच्चे के अंदर बात ये बैठ जाती है। फिर उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता, क्योंकि हमारे घरों का माहौल ऐसा नहीं होता जहाँ हम बैठ के बात कर सकें, जहाँ हम अपने इश्यूज सोल्व कर सकें, जहाँ हम जो है मुकालमा हो सके, यहाँ इस तरह के मौज़ूआत को अंडरस्टैंड आपने करें। बड़ी अच्छी बात की यहाँ पे कि हम टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करें, लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूँगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। पुराने दौर में चलते आ रहे हैं, बेशक हमारे पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, हमारी तरबियत का अंदाज़ हमारे वालिदैन का बहुत अच्छा था, लेकिन अगर अब हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो चैलेंजेस डिफरेंट हैं, माहौल डिफरेंट है। तो अब पेरेंटिंग स्टाइल को मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत है, ना कि वही वाला कि हमारी अम्मी ऐसे किया करती थी या हमारे वाले साहब ऐसे करते थे या उनके पेरेंट्स ने बच्चों के साथ ऐसे किया तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही फेस करेंगे। नहीं, अब सूरत हाल जो है डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट हो चुका है, माहौल बदल चुका है, इसलिए हमें पेरेंटिंग स्टाइल को भी मेरे ख्याल से बदलने की ज़रूरत है। अयाज़ इससे इत्तफाक करेंगे इस बात से या नहीं करेंगे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक। सामीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुश आमदीद। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमें 0219232096 पर। ब्रेक पे जाने से पहले अयाज़ हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग के ऊपर, ठीक है, कि हमें जो है वालिदैन की तरबियत के अंदाज़ को बदलना होगा कि किस तरह से वो बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। क्योंकि अयाज़ मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भी बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल के बहुत ज़्यादा मसाइल से 2-4 वालिदैन हैं। मैं अगर बाहिसियत अपनी बात करूँ, एज अ बाहिसियत माहिर नफ्सियात, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, ठीक है, बच्चों के हवाले से कि उनका बच्चा जो है उनकी बात नहीं मानता, खामोश रहता है, ठीक है, या स्टडीज़ में पीछे है। तो जब हम फाइंडिंग्स पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिली का एक बैकग्राउंड, एक कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर आता है कि मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है, या टीचर्स ने मुझे डांट दिया, या पेरेंट्स का डांटना, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझ में ये सलाहियत नहीं है। अब आपका भी इंटरेक्शन यूथ के साथ ही है, आप क्या समझते हैं कि हमें किस तरह से बदलना चाहिए पेरेंटिंग स्टाइल को, क्या स्टाइल देना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक है। देखिए, पेरेंटिंग तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जब हम बात तो नौजवानों के साथ करते हैं, लेकिन जब आप ख़ुद इस फील्ड में आते हैं, इस ज़िम्मेदारी में आते हैं, तो आपको पता चलता है। देखिए, आज का बच्चा जो है वो बच्चा नहीं है जो हमारी एज का बच्चा था, जो लेट 90s का था, 80s का था, इवन दो अर्ली 2000 का था। आज का बच्चा बड़ा फ़र्क है। उसका रीज़न ये है कि वक्त बहुत चेंज हुआ है। आप पिछले 10 सालों में देखें हमारा लाइफस्टाइल कितना बदला है। इस कोविड के बाद देखें हमारा काम करने का अंदाज़, हमारी हर एक चीज़ बदली, इम्पैक्ट हुई है, लर्निंग एवरीथिंग चेंज। वो क्या कहते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं, कोटेशन है कि 21वीं सदी के लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता वो नहीं है जिनको बहुत कुछ आता है। 21वीं सदी में तालीम याफ्ता वो लोग हैं जो सवाल पूछने की अहमियत से वाकिफ़ हैं और जिन्होंने सीखा हुआ है उसको अनलर्न करते हैं और नया सीखने के लिए तैयार हैं। टेक्नोलॉजीज आ चुकी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आपने पेरेंटिंग की बात की ना, कि पेरेंट्स के साथ ये इशू होता है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, ये इस तरह से है, वो है, इसके साथ इशू है। देखिए, बच्चे की जो शख्सियत है वो सिर्फ आपकी तरबियत पर डेवलप नहीं हो रही, उसकी एक जेनेटिक हिस्ट्री है, उसकी एक नफ्सियाती हिस्ट्री भी है। एक रीसेंट रिसर्च आई है कि उसमें जो बच्चों में डिप्रेशन है, आजकल जिसका हम जिक्र करते हैं कि नौजवानों में डिप्रेशन है, गुस्सा है, खुदगर्जी है, स्ट्रेस है, सारी चीज़ें हैं, ये आपकी 3 नस्लों से जारी है। जिस तरह से आपकी शुगर है वो आपकी फैमिली में आगे आती है, इसी तरह से अगर आपके ख़ानदान में गुस्सा बहुत पाया जाता है, डिप्रेशन बहुत है, फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी, वो बच्चों में नफ्सियाती। क्यों देखें ना, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम ये क्यों बात नहीं करते कि जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस वक्त ही उसमें बिहेवियर मुख्तलिफ डेवलप हो रहे होते हैं। अच्छा, हम इन चीज़ों पर गौर ही नहीं कर रहे होते, उस वक्त हम जो बातें हैं कर रहे होते हैं, सब कुछ चीज़ें ये देखने की ज़रूरत है कि ये वो सारी जो इश्यूज़ हैं, उससे पहले क्या, शादी से पहले माँ बाप की तरबियत हुई थी कि उन्होंने आपस में किस तरह की गुफ्तगू करनी है, किस तरह के डायलॉग बोलने हैं, बच्चों के सामने कब गुस्सा होना है, क्या ये चीज़ें करते हैं, क्या बात बच्चों के सामने करनी है, क्या और दूसरा ये है कि देखिए, आज का बच्चा वो नहीं है, इन्फॉर्म बच्चा है, इन्फॉर्मेशन उसके पास है। आज टीचर भी क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम द सोर्स ऑफ नॉलेज। नहीं भाई,
आपसे ज़्यादा आप फैसिलिटेटर हो, आपसे ज़्यादा बच्चा सोशल मीडिया पे जाके क्या चीज़ नहीं है। अब तो आप एक क्लिक करें और आपके ये सामने सारी दुनिया आ जाए तो पूरी। पेरेंट्स को देखिए, ये मिसाल अब बदलनी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों को अपने वालिदैन को अपडेट करना है और वालिदैन को अपग्रेड करना है। सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक फ़ोन के साथ जो है वो अगर हम उसको थोड़ा सॉफ्टवेयर उसके थोड़े दिनों तक अपडेट नहीं करते, वो काम करना नहीं छोड़ देता है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चों को समझने के लिए, उनकी बेहतर तरबियत करने के लिए आप ख़ुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। वालिदैन के लिए सबसे बड़ा मसला होता है ईगो होती है, अना होती है, कहीं ना कहीं उनकी तरबियत में भी कमी होती है। अगर वो ये चीज़ समझ जाएँ कि हमने अपने बच्चों का लाइफस्टाइल बेहतर बनाना है और उसके लिए हमें जो है वो रोल मॉडल बनना है, तो आसानी हो जाती है। मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ग्रैंडफादर्स थे, वो इसलिए आए कि उन्होंने यूथ की ट्रेनिंग में कि वो कहते हैं कि हमने कहा कि हम आज के नौजवान को समझ सकें ताकि हम अपने पोतों और पोतियों के साथ बेहतर तौर पर एडजस्ट कर सकें, उनके खेल सकें। ज़रूरी नौजवानों को समझना, कितना ज़रूरी है उनके जहनों को समझना, क्योंकि शायद वाकई बड़ी अच्छी आयात आपने बात की और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी कोशिश ये होती है बाहैसियत वालिदैन, हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को बदलें, ठीक है, लेकिन हम खुद में चेंज नहीं लेकर बिल्कुल आते। सही। और बच्चे, साइंस ये कहती है कि जो देखते हैं उस चीज़ को पिक करते हैं, बजाय इसके कि जो सुनते हैं उस चीज़ को पिक करते हैं। जो बिहेवियर और जो चीज़ें हम उनके सामने कर रहे होते हैं और वही उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। एक बड़ा अच्छा कमर्शियल था, इस पर मैंने देखा था कि एक फादर जो स्मोकिंग कर रहा होता है और फिर बच्चा एज इट इज़ उसको फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बिहेवियर्स अगर बच्चों में मौजूद हैं, टीचर्स देखते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं फैमिली से ही अडॉप्ट करते हैं। ठीक है यार, तो अब मुझे ये बताएं कि हम पेरेंटिंग मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, किस किस लेवल पर हमें काम करने की ज़रूरत है, कैसे मुमकिन है कि हम पेरेंट्स की मॉडिफिकेशन के ऊपर काम करना शुरू करें, किस लेवल पे हमें काम करना होगा, किन लोगों को मिलकर काम करना होगा, ताकि क्योंकि हम सिर्फ वालिदैन की मॉडिफिकेशन नहीं करें, हम उन बच्चों की ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ऐसे, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हमें यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब तक हुकूमती सतह पर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को अहमियत ही दी जाती, बहुत कम है। हमने जैसे हम पहले भी बात करते हैं, लोगों की अपब्रिंगिंग पर, वेल बीइंग पर हमने काम बहुत कम किया है। हमारे यहाँ इस तरह के इनिशिएटिव पर काम किया जाता है। हम देखते हैं कि आज हम कह रहे हैं कि हमारी अखलाकी इक़दार जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हैं, हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो बुरी तरह से मुतासर है। वो क्यों है कि हमने लोगों को आपस में तरबियत नहीं दी के साथ उन्होंने कैसे रहना है, लोगों की अपब्रिंगिंग नहीं की, हमने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। जब तक स्टेट इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, इस तरह के कोर्सेज़ नहीं डिज़ाइन किए जाते, स्टार्टिंग फ्रॉम टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसके अलावा पेरेंटिंग, एक हम ऐसे कोर्सेज़ क्यों नहीं जो बनाते कि शादी से पहले नौजवानों की तरबियत होनी चाहिए। अच्छा, उसमें मैरिटल काउंसलिंग होनी बिल्कुल चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे इंसान को आपने समझना है, उसके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल बड़े डिफरेंट हैं और बच्चों को गाइड भी करने वाला कोई नहीं है इस तरह से। इसलिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सतह पर हो, फिर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया जाए, इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, मुख्तलिफ NGOs हैं उनके साथ इस तरह पे काम किया जाए। पेरेंट्स को जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल्स में जब आपको पता चले कि आप पेरेंट बनने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे सेशन स्टार्ट कर देते हैं, पेरेंट्स को बुला के उनकी ट्रेनिंग कर दी है, जो प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली ये तो हमारा इशू रहा है कि हमने लोगों की जो तालीम और तरबियत है किसी भी लिहाज से, वो एक बेहतर शहरी होने के लिहाज से हम देखें कि हमारे अभी तक बहुत चैलेंज है। जब आप बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी करते ना, तो फिर इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब हमारे लोगों के पास बुनियादी सेहत की, तालीम की जो हम बात करते हैं, जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी, तो लोग फिर इस तरह से आएंगे। अगर हम बात यहाँ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, जिनकी स्ट्रेस है, तो वो शायद उनका ये इशू अभी इस वक्त ना हो। तो हमें पहले तो लोगों को कोशिश ये करनी है कि उनको बुनियादी सहूलियात। हम उम्मीद कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि जहाँ बात करते हैं हमारे मुल्क में चैलेंजेस तो हैं आया, बिल्कुल, ये तो हमें समझ इम्पॉर्टेंट, हम जहाँ नौजवानों के मसाइल की या उनमें खुद एतमादी की बात करें, वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा नौजवान बेरोजगार। इसमें कोई शक नहीं, हाथ में डिग्रीज हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वाले जो नौजवान हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जिनकी है वो किस तरह से अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके, क्योंकि अगर हम देखें कि हम इस तलाश में हैं, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत दूर की बात, हमें तो जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ
अपना रुझान लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल सब सही। चीज़ें हैं ताकि सबसे पहले तो वही है ना कि एक बच्चे के ऊपर, एक लड़के के ऊपर घर की जिम्मेदारी है, उसे अपने घर बिल्कुल के ऐसे ही। खाना भी लेकर आना है, उसे अपने घर से गुर्बत का भी खात्मा करना है, तो वो स्ट्रेस होगा तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो डाउन होगा ही ना। ऐसे ही देखिए, नौजवानों को मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये चीज़ समझता हूँ कि नौजवानों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, सोसाइटी में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और जॉब की जो आपने बेरोज़गारी की बात आपने की है, और बहुत सारे चैलेंजेस, इससे हमें कोई इनकार नहीं है। हम बिल्कुल बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने ज़िंदगी के मसाइल नहीं फेस किए, हमने बेरोज़गारी नहीं देखी, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर यंगस्टर्स को कहूँगा कि देखिए, कोई भी शख्स जो है वो जब आगाज़ करता है अपनी ज़िंदगी का, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसको तैयार नहीं मिलती। बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में, बाकी सबको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने डिग्री की थी और फ़ौरन आके हम रेडियो पाकिस्तान में ऑफ़र की थी कि आप आके जो है यहाँ पर गुफ्तगू करें। देखिए, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है। अयाज की भी कहानी सुनते ना, अयाज आप कैसे पहुंचे यहाँ तक, बताएं। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल। हमारे सुनने वाले मैं एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। जनूबी पंजाब का एक ज़िला लिया है, उसका एक गांव है चक नंबर 270। तो हमारा जो ख़ानदान था वो बुनियादी तौर पर काश्तकार ज़मींदार ख़ानदान था, और जो चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि लड़कियां पढ़ जाती थी, लड़के नहीं पढ़ते थे। अच्छा, ये तो बड़ा पॉजिटिव। तो मेरा जो है, मेरे वालिद ने ये सोचा कि अब्बू ने कि अगर जो है वो, उनको बड़ा शौक़ था पढ़ने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का, तो उन्होंने ये स्टेप लिया कि वो कराची शिफ्ट हों, ताकि यहाँ पर जो शहर में एजुकेशन की सहूलियात हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो मुझे याद है जब मेरे अब्बू ने 2002 या 3 था आई थिंक, तो जब वो कराची यहाँ मूव हुए तो हमने अपनी जगह ली। तो मेरे दादा आए तो वो मेरे अब्बू को डांट रहे थे कि तुमने मेरे पोते मुझसे छीन लिए हैं, कि वो अपना सब कुछ, हमारा वहाँ इतना घर है, ज़मीनें हैं, सब कुछ है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए। तो वो जो जर्नी थी वो एजुकेशन की आके यहाँ पर शुरू की, और शुरू में हमें भी अजीब लगता था। यहाँ पर एक नया एनवायरनमेंट, नए चैलेंजेस, नई चीज़ें, सब कुछ थी, एजुकेशन सिस्टम बहुत फ़र्क था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करने की कोशिश की, और मैं अपनी ज़ात के हवाले से कहूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल की एजुकेशन के हवाले से। बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, इसलिए बहुत क्लासेस जो है मैंने फ़ेल की, लेकिन एक चीज़ थी कि मैंने जो है वो हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अयाज, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कहा ना कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था और बस फेल वगैरह भी हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, रिसर्चेस उठा के देखें, दुनिया में कामयाब तरीन लोग वही हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते हैं। बिल्कुल। और आज देखिए, मैं अब ये बताना चाहूँगा, आज मैं देखिए, मैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में लिखता हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यूज़ मेरे आते हैं, मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ, ट्रेनिंग्स देता हूँ। मैं वो बच्चा था जिसके अंदर इतना एतमाद नहीं था। मुझे याद है कि एक दफ़ा क्लास 5 में था, तो मेरे अब्बू ने कहा कि शहर से वो गए, तो मुझे कहा कि अच्छा जी, ला के काम चेक करवाओ अपना। तो मुझे क्या, उर्दू की किताब दिखाओ। तो मुझे ये नहीं पता था कि उर्दू की किताब कौन सी है, और मैं 3 दफ़ा 5वीं क्लास में फ़ेल हुआ, और उसके बाद जो है वो पास हुआ। लेकिन वही जो चीज़ आपने की ही कि कॉन्फिडेंस की जो एतमाद की कमी है, वो कहीं ना कहीं से पेरेंट्स से, घरों से, माशरे में, और कहीं ना कहीं टीचर्स भी शेक करते हैं। हम बड़ा मुक़द्दस शोबा और बड़ा मुकाम देते हैं टीचर्स को, लेकिन टीचर्स की जब तक डेवलपमेंट नहीं होती, वो टीचर्स बच्चों की शख्सियत पर बुरे तरीके से, बहुत सारे बच्चों को, बिल्कुल, बच्चों को पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स जो है वो डीमोरलाइज़ करते हैं। तुमसे नहीं होगा, अब इस तरह से हो रहा है, ठीक है, डीमोरलाइज़ करते, तुमसे नंबर नहीं लेंगे, तुम ये नहीं कर सकते। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो, लेकिन सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे आता है हमारे यहाँ, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, हमें होता है कि हर वक्त स्टेटस अपडेट करें, हर चीज़ें करें। कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़ात के अंदर ढूंढना है, अपने आप की सलाहियतों को, अपने खालिक के साथ कनेक्ट करना है, ऐसे लोगों के साथ मिलना है। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी गैदरिंग जो है वो आपको डिफ़ाइन करने में, आपकी डेवलपमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह की मूवीज़ देखते हैं, किस तरह का आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं, देखते हैं, किस तरह के यूट्यूब चैनल्स पर आप सर्च करते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखें। ये एक रिपल इफ़ेक्ट होता है, ये एक क्या कहते हैं, कनेक्टिंग डॉट थ्योरी होती है, जो डेवलपमेंट आपकी शख्सियत में करती है। सोशल मीडिया के ज़रिए ही आप देख सकते हैं, आपको फॉलो करें, मुझे लोग फॉलो कर सकते हैं, हम देखें कैसा कंटेंट प्रोड्यूस करें, वो कंटेंट जो कहीं ना कहीं लोगों को डेवलप करता है, उनकी मदद करता है। कि जो हम सारी बातें करते हैं, ये सारी ऑलरेडी हमारे डेवलपमेंट में, शख्सियत में है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है।
मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि देखिए, हर नौजवान चाहता है कि वो सोशल इन्फ्लुएंसर बने, उसकी कामयाब सक्सेस स्टोरी हो। तो प्लीज़ ऐसे मेंटोर ढूंढें, ऐसे लोग ढूंढें, ऐसे नेटवर्क में बैठें जहां आप जाना चाहते हैं। शुरू में मुश्किल होगी, लोग आपकी पहचान नहीं करेंगे, लोग आपकी शनाख्त नहीं होगी, आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, कोई आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि लोग आपकी शख्सियत को, आपकी मौजूदगी को, आपके काम को अप्रिशिएट करना शुरू होंगे। वो कहते हैं ना, स्टार्ट लोकली, ठीक है, थिंक ग्लोबली। एग्जैक्टली और आप ऐसी हिस्ट्रीज उठा के देखें, ऐसी रिसर्चेज उठा के देखें कि बड़े बड़े कामयाब तरीन दुनिया के जो लोग हैं उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कितनी एफर्ट्स करके, कितनी कोशिश करके, कितनी मेहनत करके, ये मैटर ही नहीं करता मुकाम पर कि आप कहाँ से आए हैं, मैटर ये करता है आपने जाना का है। बिल्कुल, और थोड़ा सा जल्दबाजी भी है हमारी यूथ के अंदर कि बस वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमने ये काम किया और फौरी तौर पे हमें इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो। ऐसा नहीं होता। ये इनका वो शॉर्टकट के रास्ते जो है ना, हमारी नौजवान उसकी तरफ भी जाते हैं यूथ। तो मेरे ख्याल से ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एफर्ट्स जारी रखें, मेहनत जारी रखें, तो वो वक्त दूर नहीं है कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और यकीनन बहुत सारी पर्सनैलिटी, जैसे अयाज़ ने अपनी कहानी सुनाई, और ऐसा नहीं है कि अयाज़ हो गए या मैं हो गई या हम जैसे और कई लोग हैं, हमारी मेहनत अभी भी जारी है, हमें मेहनत करना, ये स्ट्रगल जारी है, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ अयाज़, हम खुद एतमादी की कमी के हवाले से बात कर रहे थे और यकीनन आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे वालिदैन भी, हमारी यूथ भी। क्या टिप्स देना चाहेंगे कि खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा तो आप मेरे ख्याल से दुनिया की बड़ी से बड़ी जो जंग है उसको भी पता कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है ना। तो किस तरह से अपनी खुद एतमादी पर काम कर सकते हैं? मेरे ख्याल में हम अगर पेरेंट्स पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़रूरी है कि अगर आप वालिदैन हैं, माँ हैं या आप बाप हैं, तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने बच्चे के लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इस बच्चे की अपब्रिंगिंग में इसको एक अच्छा इंसान बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और जब आप अपने खालिक के सामने पेश हों तो आप कह सकें कि जो आप उसको तोहफ़ा, औलाद जिसे हम तोहफ़ा कहते हैं, उसको जो तोहफ़ा दिया था उसकी उसने अच्छे तरीके से हिफाजत की है, उसकी अच्छे तरीके से उसको संभाला है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए शुक्र अदा करें खुदा का। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना घर से शुरू करें, तारीफ़ करें, उनकी सराहनीय, उनको छोटे छोटे कामों में, अगर आपने देखी उनको किसी चीज़ में समझाना भी है ना, डांटना भी है, तो आपने अल्फाज क्या इस्तेमाल करें। हम क्या कहते हैं, बेटा बुरी बात, ये नहीं करते, हम ये कहते हैं बेटा ये बात अच्छी नहीं होती। देखिए अल्फाज जो ना ये मैजिक होते हैं, ये इनके अंदर जान होती है, ये रूह को, ये जिस्म को नहीं, ये रूह को किल करते हैं। तो इसलिए आपके जो अल्फाज हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। आप अपने बच्चों के साथ डायलॉग क्या करते हैं। मुझे याद है मेरे दादा आज भी मुझे चौधरी कह के बुलाते हैं। रीज़न ये है कि ही गिव मी रिस्पेक्ट और मुझे अच्छा लगता है, फीलिंग आती होगी आपको। बिल्कुल फीलिंग आती है। और दूसरा ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो रिस्पेक्ट देते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स, मैंने बहुत पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, हम जहाँ बात कर रहे हैं कि वो बच्चों के साथ उनको बच्चों को यूँ बुलाते हैं जैसे वो उनके बड़े हैं। अगर आप जो है वो बड़े होकर बड़े होने का हक अदा नहीं कर रहे तो देखिए छोटे कैसे बड़े होंगे। ये जो ईगो है, अना है, इसको साइड पे रखिए, ठीक है। अपने बच्चों को रिस्पेक्ट दें, उनको एतमाद दें कि बेटा नहीं, आपके अंदर ये सलाहियत है। देखिए दुनिया तो आपको उस वक्त मानेगी ना जब आप कुछ करके दिखाएंगे। पेरेंट्स को तो पता है, अगर वही रिस्पॉन्सिबल नहीं। आज हम क्रिकेट का जो है वो हम बात कर रहे हैं तो बाबर आजम की हम स्टोरी देखें, कैसे उनके वालिद उनको लेकर देखा भी हमने मैच, ठीक है। तो ये देखें ना कि एक असल में जो बाबर आजम के पीछे हम देख रहे हैं बात है, वो कौम की दुआएं, उसकी अपनी मेहनत तो है, लेकिन समवन वाज देयर जिसने ये ड्रीम देखा, ये ख्वाब देखा, ये सेक्रीफाइस किया। अगर पेरेंट्स आज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी नींद कुर्बान करने के लिए, अपने जो है वो शौक़ जो है, अगर वो पेरेंट्स हैं वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी बेहतर तरबियत के लिए, तो देखें वो सबसे जो है वो आपका कीमती एहसास है। जो और तीसरी चीज़ ये है कि अपने बच्चों को छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी दें एंड लेट देम फेल, ठीक है। लेट देम ट्राई, लेट देम नो कि उनकी कैपेसिटी, आपको कैसे पता चलेगा। वो किसी माहिर नफ्सियात ने कहा है कि अगर आप बच्चों का टैलेंट दरियाफ़्त करना चाहते हैं तो इनको समंदर के पास छोड़ दें। जो अच्छा आर्टिस्ट होगा वो आपको कुछ ना कुछ बना के देगा, जो अच्छा म्यूजिशियन होगा कुछ ना कुछ गुनगुना के देगा, जो अच्छा मैथ में अच्छा होगा वो कुछ ना कुछ आपको जमा करके देगा। तो आपकी ये स्किल्स होती हैं, बच्चों की उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, बच्चों की अपब्रिंगिंग के हवाले से कोर्स करें,
सीखें पढ़ें कि अच्छा पेरेंट्स कहाँ से बनने कोर्स के लिए। करें? अच्छा ठीक है, मैं आखिर में मैं ये चाहूँगी कि अयाज आप बताएं कि हम बाहैसियत एक कौम, क्योंकि नौजवान नस्ल हमारा एक बहुत बड़ा असासा है और सही। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा भी बहुत अहम रोल है। हमारी स्टेट, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी NGOs बाहैसियत इनफरादी तौर पर हम खुद क्या तब्दीली ला सकते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए, मुख्तसरन ये बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि गवर्नमेंट सतह पर इस तरह के कोर्सेज हों, कोर्सेज होने चाहिए। बिल्कुल इस तरह के इंस्टीट्यूशन हो, डेवलपमेंट हो, साइकोलॉजी हो, काउंसलिंग सेंटर हो जहाँ बच्चे स्कूल्स में भी स्कूल्स में counseling हाँ। स्कूल्स में हो College, जहाँ पर university। ये नफ्सियात एक जो है ना मेंटल हेल्थ के हवाले से ये सब्जेक्ट होना चाहिए लेकिन पेरेंट्स लोगों के में लिए। तो अभी भी स्टिग्मा है इस हवाले बिल्कुल से। ऐसे, समझते तो हैं वो कि देखिए- माय नफ्सियात जो है वो कि जो कि पागलों के डॉक्टर होते हैं या XYZ कुछ। तो ये आप देखें ना कि दुनिया में कितना, इसलिए हम क्यों कहते हैं कि आज हमारे नौजवान जो है वो ज़हनी सेहत के उनके इश्यूज हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि आप ठीक उसको है। दबा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने कहा काउंसलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल। हुकूमती तौर पे जो है एक्शन देने चाहिए, इसकी प्रोग्राम्स हो इस हवाले इसकी से। और अवेयरनेस जितनी, और इसके अलावा जो है वो मेरे ख्याल में स्कूल्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की सतह पर होनी चाहिए और काउंसलिंग सेंटर। देन हमारे पास जो है वो घरों पर पेरेंट्स के लिए इस तरह के कोर्सेज हो, ऑनलाइन सेशंस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, रेडियो प्रोग्राम हो, टीवी प्रोग्राम हो, अखबारात में इस तरह पे जितनी ज़्यादा डिस्कस करेंगे ना, जो दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है जहनी सेहत के हवाले से नौजवान, उसको ट्रांसलेट करके पाकिस्तान में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, नौजवानों को सुना जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस हम बंदे को जिस पर काम करना चाह रहे हैं उसको तो पूछा जाए भाई तुम्हारा मसला क्या है। ठीक है, और उनके मसलों को न सिर्फ सुना जाए सुने, बल्कि उनको उनके मसलों को हल करने अंडरस्टैंड की करें। भी ज़रूरत है। अयाज, मैं चाहूँगी कि हमारे सुनने वाले कुछ पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, हमारी नौजवान नस्ल भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे बाहैसियत एक मोटिवेशनल स्पीकर एज अ यूथ लीडर? मेरे ख्याल में नौजवानों को, वालिदैन को, टीचर्स को, जो भी सुन रहा है हमारी इस गुफ्तगू को, सबसे मेरा जो सब अहम पैगाम ये होता है कि ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। मुश्किलात आपके जो इस वक्त के हालात चल रहे हैं इस चीज़ के डिफ़ाइन नहीं करते आपको कि आप जो है कामयाब इंसान नहीं हैं। सबसे पहले ये एतमाद रखें, ये यकीन रखें कि खुदा ने आपको सलाहियतें दी हैं, अगर उन सलाहितों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं बहुत तो शुक्रिया आप अयाज, अच्छा इंसान बन सकते हैं। थैंक यू। वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सामीन इसके साथ ही अपनी मेज़बान से जाफरी प्रोग्राम भी सलाम नशीं को दें इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अलहमदुलिल्लाह।